क्या बारिश और ठंड के मौसम में आर्थराइटिस की समस्या बढ़ जाती है? आर्थराइटिस के मरीजों को अपनी डाइट में क्या शामिल करना चाहिए और किन किन चीजों को अवॉइड करना चाहिए? क्या हल्की वॉक, एक्सरसाइज या योगा आर्थराइटिस में मदद करता है या इसको बढ़ाता है? आर्थराइटिस कितने प्रकार का होता है और इसका सबसे आम टाइप कौन सा है? हम उसको 7 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है ऑस्टियोआर्थराइटिस, जिसको हम डीजेनरेटिव आर्थराइटिस कहते हैं, जो कि सबसे मोस्ट कॉमन टाइप का आर्थराइटिस है। इसके अलावा रूमेटॉइड आर्थराइटिस, सोरियाट्रिक आर्थराइटिस, एंकालोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, सेप्टिक आर्थराइटिस, गाउटी आर्थराइटिस, इस तरह के आर्थराइटिस पाए जाते हैं। क्या ये बीमारी सिर्फ बुजुर्गों को होती है या बच्चों को भी इफेक्ट कर सकती है? आर्थराइटिस किसी भी एज ग्रुप को प्रभावित कर सकती है। मोस्ट कॉमन जो आर्थराइटिस, जो कि डीजेनरेटिव आर्थराइटिस है, जिसको ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं, ये ओल्ड एज में ज्यादा कॉमन है, स्पेशली घुटने के अंदर, कूल्हे के अंदर, और जो स्मॉल जॉइंट्स होते हैं, जो कि हाथ के फिंगर्स के जो स्मॉल जॉइंट्स हैं, उसमें ओल्ड एज में ज्यादा अफेक्ट कर सकती है। यंग एज के अंदर जो आर्थराइटिस होती है, उसका कारण या तो जेनेटिक हो सकता है, जिसको हम जुवेनाइल आर्थराइटिस कहते हैं, या इन्फेक्शन की वजह से किसी भी जॉइंट में आर्थराइटिस हो सकती है, जिसको हम सेप्टिक आर्थराइटिस कहते हैं। हर जोड़ के टीस को समझना होगा, भीड़ में भी दर्द को पहचानना होगा। आर्थराइटिस से हार नहीं माननी है, इलाज के साथ विश्वास भी जरूरी होगा। कभी कभी दर्द की कहानी दिल की गहराई से आती है, लेकिन हर समस्या का हल हमारे कोशिशों में छुपा होता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट में। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही आम लेकिन बहुत ही गंभीर समस्या के बारे में, जोड़ों का स्वास्थ्य और आर्थराइटिस। यह समस्या न केवल आम लोगों को हो रही है, बल्कि युवा जनरेशन को भी प्रभावित कर रही है। और इस समस्या पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर रविशंकर गौड़, जो पिछले 30 साल का एक्सपीरियंस रखते हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस इंफॉर्मेटिव और इंगेजिंग एपिसोड को डॉक्टर रविशंकर गौड़ जी के साथ। डॉक्टर रवि, हम आपका दिल से स्वागत करते हैं और हमें बेहद खुशी है कि आप हमारे साथ हैं। इतने बिजी शेड्यूल के बावजूद भी आपने हमारे इस शो के लिए टाइम निकाला, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अर्चना जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने ऑस्टियोआर्थराइटिस जॉइंट्स का एक बर्निंग टॉपिक है, जो कि कम्युनिटी के अंदर बहुत देखा जाता है। ये टॉपिक आपने अपने शो के लिए बनाया, और जिसमें हम आपको पूरी जानकारी देंगे और जो भी आपके प्रश्न होंगे, जो कि पब्लिक में जाएं, ताकि उनको इसके बारे में अवेयरनेस हो। जी धन्यवाद। डॉक्टर साहब, हमें बताइए कि ये आर्थराइटिस है क्या? ये सिर्फ जोड़ों का दर्द है या इससे ज्यादा कुछ? ऑस्टियोआर्थराइटिस एक मेडिकल टर्म्स में ऑस्टियो प्लस आर्थराइटिस। जी। ऑस्टियो का मतलब होता है हड्डी, बोन, और आर्थराइटिस का मतलब होता है जॉइंट का इन्फ्लेमेशन। ऑस्टियोआर्थराइटिस एक जॉइंट का इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर है। जॉइंट के अंदर जो कार्टिलेज की परत होती है, वो सॉफ्ट हो जाती है और वो टूटना शुरू कर देती है। वो उसकी थिनिंग होने लग जाती है, जिसकी वजह से झिल्ली के अंदर सूजन का आना और जोड़ों का टेढ़ा हो जाना और मूवमेंट का कम होना, जो कि पेशेंट को दिक्कत करती है, इसे हम ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं। ऑस्टियोआर्थराइटिस किसी भी जोड़ को अफेक्ट कर सकती है। क्या आर्थराइटिस जेनेटिक होता है? अगर परिवार में किसी को है तो अदर पर्सन को भी होने का चांस बढ़ जाता है? कुछ आर्थराइटिस का जो संबंध जेनेटिक वेरिएशन से होता है। अगर मदर फादर को एक स्पेशल तरह का आर्थराइटिस है, जैसे कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस है और एंकालोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है, और कुछ ऑटो इम्यून डिसीज जैसे कि सिस्टमिक ल्यूपस इरिथेमेटोसिस बोलते हैं इसको, SLE, और कुछ तरह का जो गाउटी आर्थराइटिस होता है, यह भी जेनेटिक हो सकता है, जो कि आने वाली पीढ़ी में उसके बच्चों को हो सकता है। जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतनी अच्छी जानकारी दी। जिनके परिवार में अगर किसी को है तो वो पहले से सावधान रहे। हाँ जी। हर जोड़ बोले दिल से शुक्रिया, जब डॉक्टर गौड़ समझाए सादगी से।
आर्थराइटिस के शुरुआती लक्षण क्या होते हैं जिसे लोग नजरअंदाज कर देते हैं? मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ आर्थराइटिस होता है जिसको हम डिजेनरेटिव आर्थराइटिस कहते हैं जी। ये कई स्टेजेस में देखा जा सकता है। जो शुरुआत की स्टेजेस में पेशेंट को जॉइंट पेन स्टार्ट होगा एक पर्टिकुलर एरिया में, और थोड़े दिनों के बाद अगर वो कुछ उसकी स्टेजेस बढ़नी शुरू हो जाती हैं तो उसमें सूजन का आना, मूवमेंट का रिड्यूस होना, और लास्ट स्टेज में उसकी मूवमेंट्स जो है बिल्कुल ही रिस्ट्रिक्टेड हो जाती हैं जी। और उसकी जॉइंट ना विकृत हो जाता है जिसको हम बोलते हैं टेढ़ापन आ जाता है। तो मरीज की चाल बिल्कुल बदल जाती है और उससे पता लग जाता है कि मरीज को आर्थराइटिस है और जॉइंट में काफी ज्यादा डैमेज हो चुका है। रेडियोलॉजिकली एक्सरे के बेस पे हम ऑस्टियोआर्थराइटिस को स्टेजिंग कर सकते हैं। जैसे कि घुटने का जो ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है बहुत ज्यादा कॉमन होता है, इसको हम रेडियोलॉजिकली 4 स्टेजेस में डिवाइड कर सकते हैं। जो स्टेज 0 होता है उसमें नॉर्मल एक्सरे होगा। जो स्टेज 1 होगा, स्टेज 1 में थोड़ी सी नई हड्डी बननी शुरू हो जाती है और उसमें डाउटफुल जॉइंट का नैरोविंग हो जाता है। और स्टेज 2 होता है, स्टेज 2 के अंदर स्टेज 1 से थोड़े से ज्यादा ऑस्टिफाइड बनने शुरू हो जाते हैं और जॉइंट स्पेस नैरोविंग देखा जाता है और पेशेंट को पेन बढ़ना शुरू हो जाता है। जो स्टेज 3 है, स्टेज 3 में मॉडरेट ऑस्टियोफाइड देखे जाते हैं और जॉइंट स्पेस काफी ज्यादा खत्म होना शुरू हो जाता है। जो स्टेज 4 है वो एक लास्ट स्टेज है जिसके अंदर ऑस्टियोफाइड सभी जगह बनने शुरू हो जाते हैं और दोनों जो जॉइंट के कंपार्टमेंट हैं उनमें नर्विंग हो जाती है और मूवमेंट सीवियरली रिस्ट्रिक्टेड हो जाते हैं। जी, बहुत अच्छा। क्या आप हमें आर्थराइटिस के बारे में स्ट्रक्चर के माध्यम से कुछ समझा सकते हैं? हाँ, हमारे पास एक बोन मॉडल है जिसकी वजह से हम बता सकते हैं कि ऑस्टियोआर्थराइटिस की क्या स्टेजेस हो सकती हैं। जी। ये मेरे सामने एक घुटने के जॉइंट का मॉडल है जिसमें क्लियरली डिपिक्ट किया गया है कि क्या स्टेज कौन से उसमें है। ये नी जॉइंट का एक मॉडल है जिसको रिप्रेजेंट कर रहा है। ये जो पहला जिसमें को मैं पकड़ रहा हूँ, इसके अंदर ये जांघ की हड्डी का नीचे वाला हिस्सा है और ये टांग की हड्डी का नीचे वाला हिस्सा है। और जो स्काई ब्लू कलर में जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है ये हमारी कार्टिलेज की एक लेयर है जिसको हम फेमोरल कॉन्डाइल के ऊपर एक कार्टिलेज की लेयर होती है जी। और इस नीचे वाली हड्डी को हम टीबिया बोलते हैं। फीमर और टीबिया के बीच में यह एक मेनिस्कस होता है जो कि एक तरह का कुशनिंग का काम करता है, जो कि इस बोन को इस बोन के साथ डायरेक्ट टकराने नहीं देता और यह एक तरह का शॉक एब्जॉर्बर है। जब यह सब चीजें हेल्दी रहती हैं तो हमारा मूवमेंट घुटने का सुचारू रूप से बहुत अच्छे से चलता है और कोई दर्द नहीं होता। जैसे ही ऑस्टियोआर्थराइटिस डेवलप होना शुरू हो जाता है तो आप देखेंगे कि इस स्टेज के अंदर जो कार्टिलेज की परत है यहाँ से इसका वियर आउट होना शुरू हो जाता है। वियर आउट जैसे ही शुरू होगा तो यहाँ पे माइल्ड जॉइंट स्पेस नैरोइंग होगा और नई हड्डी बननी शुरू हो जाएगी। स्टेज 3 के अंदर, जो कि मैं सामने आपको दिखा रहा हूँ, इसके अंदर दोनों कॉन्डाइल्स की तरफ कार्टिलेज मिसिंग होना शुरू कर दिया है और इसमें जॉइंट स्पेस का जो नैरोइंग है वो ज्यादा हो जाता है और ऑस्टियोफाइट्स की जो मात्रा है वो भी बढ़ जाती है। ये जो मॉडल है ये रिप्रेजेंट कर रहा है और दिखा रहा है कि ऑस्टियोआर्थराइटिस का एडवांस स्टेज बन गया है जी। इसमें देखेंगे कि आप जो टीबिया बोन है इसके ऊपर बहुत सारे नई हड्डी बन गई है जिसको हम ऑस्टियोफाइट बोलते हैं। इसी प्रकार से फीमर के लोअर पार्ट पे बहुत सारे ऑस्टियोफाइट बन गए हैं जो कि शुरुआत यहाँ से होके बीच में होते हुए इधर तक जा रहे हैं और पूरा कार्टिलेज यहाँ से मिस होना शुरू कर गया है और इसमें दोनों जॉइंट का जो स्पेस है वो बिल्कुल नैरो हो जाता है और मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट हो जाती है। ये चारों स्टेजेस ऑस्टियोआर्थराइटिस में इस तरह से होती है। बहुत अच्छा सर कि आपने इतनी अच्छी तरह से व्यूवर्स को समझाए, मुझे भी समझाया और मुझे भी काफी नॉलेज मिला इसको लेकर। सर मैं एक चीज ये देखती हूँ कि अक्सर जॉइंट के जैसे कि नी है तो नी के दोनों साइड में सूजन हो जाता है लोगों को, इसका क्या रीजन हो सकता है? इसको हम साइनोवाइटिस बोलते हैं। जब ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है तो जो अंदर एक साइनोवियल लेयर होता है जॉइंट के अंदर जिसका काम होता है कि नॉर्मली फ्लूइड सेक्रेट करना
जी। ताकि हमारा स्मूथ मूवमेंट रहे। हम्म। कोई भी इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर होगा, जैसे कि ऑस्टियोआर्थराइटिस है, हम्म। उसके अंदर उस झिल्ली के अंदर रिएक्टिव इन्फ्लेमेशन होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से उसमें फ्लूइड बनेगा और हमारे को सूजन बनना शुरू हो जाता है। ओके, तो ये केवल ऑर्थराइटिस मरीज को होता है या आम लोगों को भी हो सकता है? देखो, साइनोवाइटिस ऑस्टियोआर्थराइटिस में हो सकता है, किसी भी इन्फेक्टिव पैथोलॉजी में हो सकता है, लाइक सेप्टिक आर्थराइटिस हो, रिमेटॉइड आर्थराइटिस हो, जी, गाउटी आर्थराइटिस हो, किसी भी प्रकार की आर्थराइटिस जिसके अंदर जॉइंट में सूजन होगा तो साइनोवाइटिस होगा और पूरा जॉइंट स्वेल्ड अप हो जाएगा। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। क्या बारिश और ठंड के मौसम में आर्थराइटिस की समस्या बढ़ जाती है? हाँ, जब वेदर चेंजेस होते हैं ठंड के टाइम, पेशेंट्स का जो ऑस्टियोआर्थराइटिस है वो थोड़ा फ्लेयर अप हो जाता है जी। कुछ एटमॉस्फेरिक चेंजेस ऐसे होते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर चेंजेस ऐसे होते हैं जिसकी वजह से हमारे जॉइंट के अंदर पेन की सेंसेशन बढ़ जाती है। ओके। और मरीज को ज्यादा दर्द होने होता लगता है। जी, इसका रीजन? एटमॉस्फेरिक प्रेशर चेंजेस होते हैं जो कि जॉइंट के अंदर जो नर्व एंडिंग्स हैं वो सेंस कर लेती हैं और पेन बढ़ जाता है। ओके, मतलब विंटर में भी सेम सिचुएशन? हाँ, विंटर्स और सर्दियों के समय में जॉइंट की प्रॉब्लम्स बढ़ जाती हैं। ओके, तो ऐसे में क्या करना चाहिए मरीज को? क्या कोई घरेलू नुस्खा? पेशेंट को थोड़ा सा वार्मथ देना चाहिए, थोड़ा सा हॉट फर्मेंटेशन कर सकते हैं, और अगर डिसीज फ्लेयर अप हो रखा है तो उसको मेडिकेशन स्टार्ट करना चाहिए जी। स्पेशली रिमेटॉइड आर्थराइटिस है या गाउटी आर्थराइटिस है, तो उसमें मेडिसिन का काफी अच्छा रोल है, पेशेंट को शुरू करना चाहिए। अच्छा, अक्सर मैं देखती हूँ कि लोग जो है अदरक की चाय, हल्दी वाली चाय, मेथी दाना की चाय बनाकर पीते हैं। क्या सचमुच ये सब चीज असर करता है? बेसिकली आयुर्वेदिक चीजें हैं, इनसे इम्यूनिटी तो बढ़ता है, और आयुर्वेदिक में कुछ साइंटिफिक एविडेंस हैं, जैसे कि मेथी दाना है, उससे लोगों में देखा गया है कि जोड़ों का दर्द भी कम होता है। जी जी जी। क्या लंबे समय तक क्रॉनिक पेन में रहने से मानसिक संतुलन भी बिगड़ सकता है? हाँ, दर्द की जो भी संवेदनाएं है, क्रॉनिक पेन पेशेंट को डिप्रेशन पैदा करता है जी, जिसकी वजह से पेशेंट मेंटली डिस्टर्ब हो सकता है। तो इस केस में पेन का जितनी जल्दी निदान हो जाए उतना अच्छा है। जी जी जी। तो जल्द से जल्द डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए। क्या आर्थराइटिस का पूरी तरह से इलाज संभव है या सिर्फ इसे कंट्रोल किया जा सकता है? सबसे पहले तो हमें पेशेंट को डायग्नोज करते हुए ये देखना चाहिए कि किस प्रकार का ऑस्टियोआर्थराइटिस है जी। अगर इनिशियल स्टार्टिंग है पेशेंट को, अर्लियर स्टेजेस में पेशेंट की फिजियोथेरेपी से और मेडिकेशन से, वेट रिडक्शन से, हेल्दी लाइफस्टाइल से ऑस्टियोआर्थराइटिस को इनिशियल स्टेजेस में काफी हद तक कम किया जा सकता है। अगर एडवांस स्टेजेस में पहुंच रहा है तो उसके अकॉर्डिंग हमें मेडिकल थेरेपी और सर्जिकल ट्रीटमेंट रिकमेंड करना चाहिए। ओके। इलाज में दवाओं के अलावा और कौन कौन से विकल्प हो सकते हैं? फिजियोथेरेपी, योगा या आयुर्वेद? ऑस्टियोआर्थराइटिस में फिजियोथेरेपी का काफी अच्छा रोल है जी। मसल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस, क्वाड्रिसेप्स एंड हैमस्ट्रिंग एक्सरसाइजेस। ओके। क्वाड्रिसेप्स मसल्स ऑस्टियोआर्थराइटिक पेशेंट्स में वीक हो जाती हैं, उनका मसल पावर कम हो जाता है जी जी। अगर हम उसको स्ट्रेंथन करें तो काफी पेशेंट्स को पेन रिलीफ में हेल्प करता है। ओके। इसके अलावा डिफॉर्मिटी अगर पेशेंट को है तो वेट रिलीविंग, वी कैन से कि वी कैन ट्रांसफर द वेट फ्रॉम मीडियल साइड टू लेटरल साइड with the help of braces. Okay. It may relieve pain. Okay. Beside this, ऐसे मरीजों को आयुर्वेद और योगा में कुछ दवाइयां हैं जिसकी वजह से पेशेंट को आराम हो सकता है। यह बात मेरे स्कोप से बाहर है। ओके। इसके लिए किसी अच्छे आयुर्वेदिक डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं, दिखाना चाहिए। क्या योगा से फायदा हो सकता है? हाँ, योगा से जॉइंट का मोबिलिटी तो बढ़ता ही है। ओके। तो उससे फायदा हो सकता है पेशेंट को। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। नी रिप्लेसमेंट एंड जॉइंट सर्जरी क्या हर मरीज के लिए जरूरी होता है या इसे टाला जा सकता है? नी रिप्लेसमेंट सर्जरी हम उन्हीं लोगों को एडवाइस करते हैं जो लीजन्स इतने एडवांस स्टेज में पहुंच गए हैं जी कि हम उसको मेडिकेशन के द्वारा उसको रिवर्स नहीं कर सकते। अगर जॉइंट बहुत ज्यादा डैमेज्ड है डिजनरेशन की वजह से, तो ऐसे केसेस में हम कई प्रकार की सर्जरी कर सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति को हम पहले आपको समझाना चाहेंगे कि जो घुटना है, घुटने के अंदर 3 सरफेसेस होते हैं। ओके। जो थाई बोन है उसको हम फीमर बोलते हैं,
और जो टांग की हड्डी के ऊपर वाला हिस्सा है उसे हम टीबिया बोलते हैं। उसके ऊपर वाला जो हिस्सा है उसको प्रॉक्सिमल टीबिया बोलते हैं। और नी के बिल्कुल आगे की तरफ नी कैप होता है जिसको हम पैटेला बोलते हैं मेडिकल टर्म्स में। अगर इसका मीडियल जॉइंट स्पेस नैरोविंग है तो इसको हम जॉइंट को बदल सकते हैं, या तो हम पार्शियल नी रिप्लेसमेंट कर सकते हैं जिसको हम बोलते हैं यूनी कंपार्टमेंटल नी रिप्लेसमेंट। अगर कुछ व्यक्ति पार्शियल नी रिप्लेसमेंट की तरफ नहीं जाना चाहते तो उस केस में हम अलाइनमेंट सर्जरीज करते हैं, रीअलाइनमेंट सर्जरीज, जिसको हम बोलते हैं हाई टिबियल ऑस्टियोटॉमी। अगर हमारा जॉइंट मीडियल और लेटरल कंपार्टमेंट और नी कैप से नीचे, जिसको हम पेट्रोलोफेमोरल जॉइंट बोलते हैं, अगर ये जॉइंट भी बिल्कुल खराब है तो ऐसे केस में हम कंप्लीट नी रिप्लेसमेंट कर सकते हैं, जिसमें हम जांघ की हड्डी के नीचे वाले हिस्से में फीमर में फेमोरल इम्प्लांट लगाते हैं और टिबियल इम्प्लांट लगाते हैं और बीच में एक टिबियल ट्रे लगा के, और कुछ केसेस में हम पैटेला की रीसरफेसिंग कर सकते हैं और या फिर पैटेला रिप्लेसमेंट कर सकते हैं। आर्थराइटिस कितने प्रकार का होता है और इसका सबसे आम टाइप कौन सा है? ऑस्टियोआर्थराइटिस मेडिकल टर्म्स में, मेडिकल लिटरेचर में कई प्रकार का हो सकता है, बट ब्रॉडली स्पीकिंग हम उसको 7 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है ऑस्टियोआर्थराइटिस जिसको हम डीजेनरेटिव आर्थराइटिस कहते हैं, जो कि सबसे मोस्ट कॉमन टाइप का आर्थराइटिस है। इसके अलावा रूमेटॉइड आर्थराइटिस, सोरियाट्रिक आर्थराइटिस, एंकालोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, सेप्टिक आर्थराइटिस, गाउटी आर्थराइटिस, इस तरह के आर्थराइटिस पाए जाते हैं। क्या ये बीमारी सिर्फ बुजुर्गों को होती है या बच्चों को भी इफेक्ट कर सकती है? आर्थराइटिस किसी भी एज ग्रुप को प्रभावित कर सकती है। मोस्ट कॉमन जो आर्थराइटिस, जो कि डीजेनरेटिव आर्थराइटिस है, जिसको ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं, ये ओल्ड एज में ज्यादा कॉमन है, स्पेशली घुटने के अंदर, कूल्हे के अंदर, और जो स्मॉल जॉइंट्स होते हैं, जो कि हाथ के फिंगर्स के जो स्मॉल जॉइंट्स हैं, उसमें ओल्ड एज में ज्यादा अफेक्ट कर सकती है। यंग एज के अंदर जो आर्थराइटिस होती है उसका कारण या तो जेनेटिक हो सकता है, जिसको हम जुवेनाइल आर्थराइटिस कहते हैं, या इन्फेक्शन की वजह से किसी भी जॉइंट में आर्थराइटिस हो सकती है, जिसको हम सेप्टिक आर्थराइटिस कहते हैं। यानी कि ये बच्चों को भी प्रभावित कर सकती है? यस, ये किसी भी एज ग्रुप को अफेक्ट कर सकती है। आज के समय में टेक्नोलॉजी बहुत आगे है, सर्जिकल ट्रीटमेंट में टेक्नोलॉजी का बहुत योगदान है और अच्छे सेंटर्स उस टेक्नोलॉजी को यूज कर रहे हैं जी। जैसे कि रोबोटिक सर्जरीज हैं। रोबोट के जरिए हम लोग पहले बोन का सीटी स्कैन करते हैं, जॉइंट का सीटी स्कैन करते हैं, उससे हम डाटा इकट्ठा करके कंप्यूटर में डालते हैं, एक सॉफ्टवेयर में डाल देते हैं, फिर सॉफ्टवेयर रोबोट को वो डाटा फीड करता है और रोबोट हमें सर्जरी के दौरान गाइड करता है कि हमें किस हड्डी को किस एंगल पे और कितने मिलीमीटर और फ्रैक्शन ऑफ ए मिलीमीटर में काटना है। तो रोबोटिक सर्जरी इतनी प्रिसाइज वे में बोन को काटने के लिए गाइड करती है कि उसमें कोई एरर नहीं है। और इसके अलावा हमें जॉइंट को बैलेंस करने में भी रोबोट बड़ा हेल्प करता है। और ये पेशेंट को ब्लड लॉस भी कम होता है, छोटे चीरे से ऑपरेशन हो जाता है और पेशेंट की रिकवरी बड़ी फास्ट होती है। तो इंडिया में अभी तक ये कितना प्रचलित है? बहुत सारे सेंटर्स हैं जो कि रोबोटिक सर्जरीज इंडिया में बहुत कॉमन हो रही है। जी जी जी। तो जितने बड़े हॉस्पिटल्स हैं सब में उपलब्ध हैं? सभी बड़े गवर्नमेंट हॉस्पिटल में? सभी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में तो नहीं है, बट जो एपेक्स इंस्टीट्यूट है गवर्नमेंट के जी, उनके अंदर रोबोटिक सर्जरी हो रही है। जी जी जी। तो इससे टाइम की बचत भी होती होगी? सर्जरी फास्ट होता है या जैसे आप लोग करते हैं वैसा ही होता है? देखो, इसमें एक लर्निंग कर्व है। शुरुआती स्टेज में रोबोटिक सर्जरी में ज्यादा समय लगता है। जैसे ही लर्निंग कर्व बढ़ता है, नंबर ऑफ सर्जरी ज्यादा करते हैं, तो उसमें कम समय लगना शुरू हो जाता है जी। तो रोबोटिक सर्जरी जो है, इसके बाद कितने घंटे बाद या कितने दिन बाद जो आप पेशेंट को डिस्चार्ज करते हैं? सर्जरी के बाद पेशेंट को अगले दिन हम खड़ा कर देते हैं विद हेल्प ऑफ वॉकर सपोर्ट जी। इसी प्रकार से हम हिप रिप्लेसमेंट के बाद पेशेंट को अगले दिन खड़ा कर सकते हैं सपोर्ट के साथ। यह इस पर भी आधारित है कि हमारा सर्जरी के दौरान इम्प्लांट का फिटिंग किस तरह का है। अगर फिटिंग बहुत अच्छा है, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं हुआ है, तो अगले दिन पेशेंट को खड़ा किया जा सकता है और ग्रेजुअली उसको धीरे धीरे करके चलाया जाता है
और विद इन ए मंथ पेशेंट कैन बैक टू नॉर्मल लाइफ। ओके, जैसे आप लोग ऑपरेशन करते हैं तो उसमें भी इतनी ही जल्दी ठीक हो जाते हैं? उसके अंदर भी पेशेंट कन्वेंशनल टेक्निक से भी पेशेंट बिल्कुल सही हो जाता है। रोबोटिक में प्रिसीजन थोड़ा सा ज्यादा है, एक्यूरेसी ज्यादा है। फास्ट है? नहीं, फास्ट तो दोनों ही प्रोसीजर हैं। अच्छा, दोनों ही। बट रोबोटिक सर्जरी में एक्यूरेसी ज्यादा है। हाँ, एक्यूरेसी ज्यादा। हाँ जी। उसमें हमें हड्डी अगर बहुत ही एक्यूरेट काटनी है, मिलीमीटर में काटनी है, मिलीमीटर के भी के फ्रैक्शंस में काटनी है जी, तो वो उतनी ही कटेगी, इससे ज्यादा नहीं कटेगी। जी, वो भी संभव है। हाँ जी। जी, बहुत अच्छा। हर दर्द का हल है जानकारी, सेहत की राह सबसे बड़ी तैयारी। आर्थराइटिस के मरीजों को अपनी डाइट में क्या शामिल करना चाहिए और किन किन चीजों को अवॉइड करना चाहिए? आर्थराइटिस के लिए कोई ऐसा डाइटरी प्लान नहीं निर्धारित किया गया है। उनको संतुलित आहार लेना चाहिए जी, और ऑल न्यूट्रिशन जो कि डाइट में मिलने चाहिए, जैसे कि कैल्शियम है, मिनरल्स हैं जैसे कि बोरोन है, मैंगनीज है, ये सही मात्रा में लेने चाहिए। और प्रोटीन डाइट लेना चाहिए अगर पेशेंट को प्रोटीन डाइट लेने की कोई मनाही नहीं है। जैसे कि गॉटी आर्थराइटिस में हम प्रोटीन डाइट नहीं देना चाहते, जिसकी वजह से पेशेंट को यूरिक एसिड का प्रोडक्शन ज्यादा होता है और समस्या हो सकती है। ऐसे मरीज को ओवरवेट होने से बचना चाहिए और नियमित तौर पे क्वाड्रिसेप्स और हैमस्ट्रिंग एक्सरसाइजेस करनी चाहिए। ओके, अक्सर हम सुनते आए हैं कि अगर जोड़ों में दर्द है तो खट्टी चीजें ना खाओ, जैसे कि दही, अचार, इन चीजों को अवॉइड करने के लिए बोला जाता है, तो ये कितना सही है? ऐसा कोई एविडेंस नहीं है कि खट्टी चीज खाने से जोड़ों का दर्द बढ़ सकता है। जी। खट्टी चीजों में तो बहुत सारी चीजें हैं, दही भी है, जैसे कि दही तो मिल्क प्रोडक्ट है जो कि कैल्शियम रिच होता है। जी जी जी। तो दही खा सकते हैं। क्या हल्की वॉक, एक्सरसाइज या योगा आर्थराइटिस में मदद करता है या इसको बढ़ाता है? नहीं, बिल्कुल हल्की एक्सरसाइजेज, योगा जॉइंट की मोबिलिटी बढ़ाता है जी, और पेशेंट की मसल स्ट्रेंथ बढ़ती है, तो इसको अवश्य करना चाहिए जी, जिससे पेशेंट को फायदा हो। मतलब हल्का हल्का एक्सरसाइज वगैरह जरूर करना चाहिए। बिल्कुल ऐसी एक्सरसाइज जरूर करनी चाहिए। जी। जिनको आर्थराइटिस नहीं है वो किन सावधानियों से रहे जिससे भविष्य इसे होने से रोका जा सके? जो लोग ऑस्टियोआर्थराइटिस होने से बचना चाहते हैं उनको ओवरवेट होने से बचना चाहिए जी, क्योंकि ओवरवेट होने से उसका मैकेनिकल इफेक्ट जॉइंट्स के ऊपर पड़ता है, जो वेट बेयरिंग जॉइंट्स होते हैं। और ओबीज पेशेंट्स में देखा जाता है कि जॉइंट का अलाइनमेंट खराब होता है और जिसकी वजह से कार्टिलेज डीजनरेशन ज्यादा होता है और ऑस्टियोआर्थराइटिस उन केसेस में बढ़ जाता है। इसके अलावा विटामिन डी, कैल्शियम और नी की जो भी स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज हैं वो करनी चाहिए। जी, बहुत अच्छा। लोग कहते हैं कि आर्थराइटिस उम्र बढ़ने की बीमारी है, क्या ये सच है या मिथ है? ये मिथ है, कोई जरूरी नहीं है कि उम्र बढ़ने से ऑस्टियोआर्थराइटिस होगा। जी। काफी लोगों में देखा जाता है कि इवन उम्र ज्यादा उम्र होने के कारण भी उनके जॉइंट बिल्कुल ठीक होते हैं। जी जी। तो यह एक मिथ ही समझा जाएगा। अच्छा, एक्सरसाइज वगैरह अगर करते हैं तो ओल्ड एज में भी इंसान हेल्दी रह सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल हेल्दी रह सकता है। जी। क्या हर जोड़ आर्थराइटिस होता है या कोई और भी बीमारी हो सकता है? ऑस्टियोआर्थराइटिस किसी भी जॉइंट में हो सकता है जी, उसका कारण कोई भी हो सकता है। जैसे कि हमने शुरुआत के क्वेश्चंस में हम आपको बताया कि आर्थराइटिस कई तरह का होता है। जी जी जी। ऑस्टियोआर्थराइटिस तो एक डीजेनरेटिव आर्थराइटिस है। जैसे गॉटी आर्थराइटिस है, गॉटी आर्थराइटिस में यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ जाती है जी, जो कि यूरिक एसिड क्रिस्टल्स जॉइंट में डिपॉजिट होने शुरू हो जाते हैं जो कि पेशेंट के लिए डीजनरेशन करता है और जोड़ को खराब करता है और पेन बढ़ जाता है। इसी प्रकार से कुछ जेनेटिक इलनेसेस हैं जैसे कि एंकालोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है, वो हमारे जो सेंट्रल जॉइंट हैं, बॉडी के जो सेंट्रल जॉइंट हैं, जैसे रीढ़ की हड्डी है या पीछे सैक्रोइलाइक जॉइंट है, उसको कॉमनली अफेक्ट करता है। डॉक्टर रवि, हमें बताइए कि कूल्हे के जोड़ों में आर्थराइटिस किस उम्र में ज्यादा देखा जाता है? इसके लिए क्या इलाज संभव है? कूल्हे के जोड़ में आर्थराइटिस यंग एज से लेकर मिडिल एज और जेरियाट्रिक एज जो कि वृद्धावस्था या ओल्ड एज में भी देखा जाता है। इसका उम्र के हिसाब से कई कारण हैं। यंग एज के अंदर जैसे कि पेशेंट को कोई जन्म से ही कुछ ऐसे विकार होते हैं जो उनके अंदर जो कि पूरा तरीके से डेवलप नहीं होता है। जैसे जन्म से ही हिप डिसलोकेट होता है, जिसको हम डीडीएच बोलते हैं, डेवलपमेंटल डिस्प्लेजिया हिप। अगर काफी दिनों तक या लंबे समय तक इसको ठीक तरह से इलाज नहीं किया जाए, रिलोकेट किया जाए, तो इनमें ऑस्टियोआर्थराइटिक चेंजेस डेवलप होने शुरू हो जाते हैं। और उसके बाद यंग एज में ही
जैसे ही पेशेंट होते हैं, आजकल कोविड के बाद हिप जॉइंट में कई तरह की चीजें देखने को मिल रही हैं, जैसे कि एवास्कुलर नेक्रोसिस हिप जॉइंट, जिसमें हिप जॉइंट की जो फेमोरल हेड है, जो गोला है, उसके अंदर ब्लड की सप्लाई कम हो जाती है और उसकी वजह से उसका जो स्फेरिकल शेप है वो खराब होनी शुरू हो जाती है। तो उसमें भी आर्थराइटिक चेंजेस डेवलप होते हैं। इसके बाद डिजेनरेटिव चेंजेस शुरू हो जाते हैं मिडिल और ओल्ड एज पेशेंट्स में। तो ऐसी स्थिति में हमें सर्जिकल ट्रीटमेंट का सहारा लेना पड़ता है और कई पेशेंट्स में हम टोटल हिप रिप्लेसमेंट भी करते हैं। क्या आर्थराइटिस हेरिडिटरी होती है और इसका मेडिकल साइंस में क्या इलाज संभव है? कुछ आर्थराइटिस हेरिडिटरी होते हैं, जैसे कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस जी, और इसके अलावा जैसे कि सिस्टेमिक ल्यूपस एरिथेमेटोसिस, जिसमें कई जॉइंट्स में इन्वॉल्वमेंट होता है। और कुछ बच्चों में आर्थराइटिस होते हैं, जैसे कि जुवेनाइल रूमेटॉइड आर्थराइटिस। मेडिकल साइंस में इनका इलाज संभव है। इसके लिए हम डिसीज मॉडिफाइंग एंटी रूमेटॉइड ड्रग्स देते हैं, जो कि डिसीज की सिवियरिटी को कम कर देती हैं और मरीज को काफी लंबे समय तक और इवन लाइफ लॉन्ग दवाई खानी पड़ती हैं ताकि बीमारी कंट्रोल में रहे और पेशेंट मोबाइल रहे। बहुत अच्छा। सोरियाटिक आर्थराइटिस के बारे में कुछ बता सकते हैं? सोरियाटिक आर्थराइटिस सोरियाटिक पेशेंट्स में होता है जिनको सोरियासिस की बीमारी है। सोरियासिस एक इस तरह की बीमारी है जिसमें बॉडी में स्किन लीजन डेवलप होने शुरू हो जाते हैं और उसके अंदर खुरदरी स्किन और ब्लीडिंग पॉइंट्स डेवलप होने शुरू हो जाते हैं। सोरियाटिक आर्थराइटिस आमतौर पर देखा जाता है कि ये हमारे हाथों की जो उंगलियों के जो छोटे जॉइंट्स हैं उस पर ज्यादा असर डालती हैं और उसको टेढ़ा कर देती हैं, विकृत कर देती हैं। तो मेडिकल साइंस में इसका भी इलाज है और इसके लिए हमें स्किन स्पेशलिस्ट के साथ मिलके और हड्डी रोग विशेषज्ञ से मिलना चाहिए। क्या ये पैर के अंगूठे में या किसी भी फिंगर में हो सकता है? पैर के अंगूठों में यूजुअली सोरियासिस नहीं देखा जाता, सोरियाटिक आर्थराइटिस। पैर के अंगूठों में जो आर्थराइटिस देखा जाता है वो यूजुअली गouty आर्थराइटिस बोलते हैं। अच्छा, जिसमें यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ जाती है और ऐसे मरीजों में जो पैर का अंगूठा है जिसको मेटाटार्सोफेरेंजियल जॉइंट बोलते हैं जी, उसमें ज्यादा असर देखा जाता है। क्या आपके पास कोई रियल लाइफ स्टोरी है जिससे लोगों का हौसला बढ़ सके? हाँ, रियल लाइफ स्टोरी है। ऐसे हमारी प्रैक्टिस में अब तक हमने कई ऐसे मरीज देखे हैं जो कि आर्थराइटिस की समस्या के साथ आए, जिनका जॉइंट बिल्कुल खराब हो चुका था। एक मरीज थी, वो हमारे पास मिडिल एज लेडी थी जो कि हमारे पास आई और वो उसका कूला इतना ज़्यादा खराब था और वो कूला टेढ़ा हो गया था। उसकी जो जांग है वो दूसरी जांग के साथ ऐसा लगता था कि टच होती है और वो ढंग से चल नहीं पाती थी। वो कहती थी कि मैं इसकी वजह से अपने फैमिली फंक्शंस में नहीं जा पाती थी, बड़ा एम्बैरेसिंग फील करती थी। तो हमने उसका जो है कूला ज्यादा खराब होने की वजह से उसका बदलने का निर्णय लिया और हमने उसका कूला बदला। उसके बाद उसकी चाल काफी बेहतर हो गई और वह बहुत खुश थी और उसके बदलने के बाद हमें भी लगा कि अच्छा फील हुआ, बहुत अच्छा लगा। जी 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 जी, ये तो वाकई में प्राउड वाली बात हो गई कि किसी की कोई समस्या लेकर आते हैं और आप जब उसको सॉल्व करते हैं तो आपको प्राउड जरूर होती होगी और हमें भी प्राउड होती है आप जैसे डॉक्टर्स पर। आप आखिर में क्या कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों से, हमारे व्यूअर्स से? आप आखिर में क्या कहना चाहेंगे? मैं आखिर में यही कहना चाहूंगा कि हमें जोड़ों का ध्यान रखना चाहिए, नियमित ढंग से जो है हमें अपना ओवरवेट नहीं होना चाहिए, ज्यादा वजन ना बढ़े और अपना न्यूट्रिशन का ध्यान रखना चाहिए। और अगर किसी भी जोड़ में आपको ज्यादा प्रॉब्लम डेवलप हो रही है, स्वेलिंग है, कुछ डिफॉर्मिटी डेवलप हो रही है, तो इस अवस्था में आपको कंसर्न डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए ताकि उसका डेफिनेटिव इलाज हो सके। जी धन्यवाद। आज के इस एपिसोड में हमने जाना कि जॉइंट पेन और आर्थराइटिस को किस तरह से मैनेज किया जा सकता है। डॉक्टर रविशंकर गौड़, आपके वैल्यूएबल एक्सपीरियंस एंड इंफॉर्मेशन के लिए आपको धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारे शो के लिए टाइम निकाला। आपके द्वारा दी गई जानकारी मेरे सभी व्यूअर्स के लिए काफी उपयोगी साबित होंगे। इसके लिए आपको हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं और आशा करते हैं कि आप भविष्य में भी हमें ऐसी बातचीत का मौका देंगे। धन्यवाद। तो दोस्तों, अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो इसे अपने परिवार और रिश्तेदारों के साथ शेयर करें, जॉइंट की केयर करें
और सही समय पर ट्रीटमेंट से हम इसे कंट्रोल में कर सकते हैं। अगले एपिसोड में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए खुश रहिए, हेल्दी रहिए, मुस्कुराते रहिए।